हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया था अपना चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 9th का, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 था। और उसके जस्ट पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारा चैप्टर नंबर 3, जो कि था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये दोनों चैप्टर्स मैंने आपसे कहा था कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं काफ़ी ज़्यादा, और पहले हमने सारे चैप्टर्स अपने मतलब ये कवर कर लिए हैं। और आज मैं आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर जो था हमारा चैप्टर नंबर 3, उसके एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, जिससे कि आपको चैप्टर को लेकर जो भी डाउट है बचा खुचा थ्योरी पोर्शन से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम of sodium carbonate reacted with 6 gram of acetic acid. The products were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram water and 8.2 gram of sodium acetate. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. ठीक है, क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि किसी रिएक्शन में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 6 ग्राम एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं वो है 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 0.9 ग्राम वाटर और 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट। ठीक है, आपसे कह रहा है कि ये बताइए, ऐसा शो करके दिखाइए कि ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, मींस आपने एक्सपेरिमेंट में ये जो कुछ भी ऑब्जर्व किया है, ये सारे ऑब्जर्वेशंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो था ये हमसे क्या कहता था कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और मास को ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन में बात करें तो जो हमारा इनिशियल मास होगा, जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे कि A प्लस बी ये मेरे रिएक्टेंट्स थे और इन्होंने मुझे मिला के दिया है C प्लस डी, तो जितना मास शुरुआत में A और B का रहा होगा उतना ही मास आपके सामने C और D का भी आपको मिलेगा फाइनली। अगर आप A और B दोनों मिला के 10 ग्राम लेकर चले थे तो फाइनली आपको C और D के भी 10 ग्राम ही मिलेंगे। समझ में आ गई बात? तो इस हिसाब से अगर हम देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रिजल्ट इस वाले अपने क्वेश्चन में, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 5.3 ग्राम आपके सामने क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो चलिए इसको लिख लेते हैं वैसे 5.3 ग्राम प्लस आपके पास 6 ग्राम एसिटिक एसिड है, तो ये लिख लिया आपने 6 ग्राम। ये दोनों देखिए, ये जो नेट मास है ये आपको रिएक्ट करके क्या दे रहा है, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 0.9 ग्राम वाटर का आपको, और प्लस आपको ये दे रहा है 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट का। ठीक है, ये 8.2 ग्राम। तो देखिए अगर आप ये पूरे रिजल्ट को टोटल ऐड करें तो देखिए इनिशियल मास आपका कितना है, 11.3 ग्राम टोटल। ये टोटल कितना है, 11.3 ग्राम। और अगर आप इस नेट मास को देखें जो फाइनली आपको रिएक्शन हो जाने के बाद मिला है, तो देखिए 8.2 प्लस आप 2.2 करेंगे तो आपको 10.4 मिलता है, और 10.4 प्लस 9 करेंगे तो आपको 11.3 यहाँ पे भी टोटल सम मिल जाएगा। तो ये भी टोटल सम कितना है आपके लिए, 11.3 ग्राम के बराबर। तो देखिए नेट इनिशियल मास इज इक्वल्स टू नेट फाइनल मास। तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो जाता है कि ये जो भी ऑब्जर्वेशन है इस रिएक्शन में वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। बात आ गई समझ में? अब आपके सामने अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो आप उसे इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे हमसे कह रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाई मास टू फॉर्म वाटर। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन यानी कि H2 और ऑक्सीजन यानी कि O2 ये कंबाइंड होते हैं वाटर बनाने के लिए। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम वेट के हिसाब से रेशियो देखें, ठीक है, मतलब यहाँ पे वेट ऑफ, सेकेंड, यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे देखें कि हाँ, वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हमें कितना दिया हुआ है, 1/8 दिया हुआ है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में बोल रखा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये 1/8 के रेशियो में यहाँ पे कंबाइंड हो रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आपसे आगे बोल रहा है कि व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। कि अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए अगर मुझे
3 ग्राम हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करवाना है तो ऑक्सीजन का कितना मास मुझे यहाँ पे चाहिए होगा, मतलब ओवरऑल मुझे कैलकुलेट क्या करना है, ऑक्सीजन का वेट कैलकुलेट करना है कि क्या होगा। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वेट्स का जो रेशियो है यहाँ पे कंबाइंड होने का वो कितना है, 1/8 है। ठीक है, यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएं तो आप देखेंगे कि 8 टाइम्स वेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू है वेट ऑफ ऑक्सीजन के। सही है ना, मतलब हाइड्रोजन के वेट का 8 टाइम ऑक्सीजन के वेट के बराबर है। यहाँ से ये रिलेशन हमने बना लिया, तो इस हिसाब से वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू, अगर हम देखें तो 8 इंटू यहाँ पे हाइड्रोजन का वेट हमें कितना दे रखा है, 3 ग्राम, तो ये प्लेस करते आपके सामने आंसर कितना आ जाएगा, 24 ग्राम के बराबर। मतलब अगर आपको 3 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाना है तो आपको ऑक्सीजन कितनी लेनी पड़ेगी, 24 ग्राम के बराबर। समझ में आ गई बात, ये आपका यहाँ से फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। और ऐसे अगर देखिए कोई भी बेसिक प्रॉब्लम्स आए ना तो बस आप क्वेश्चन को देखा करिए, रिलेशन बना लिया करिए, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने ऑटोमेटिकली खुद ही क्लियर हो जाएंगी। समझ गए आप। चलिए ये एक और अच्छा क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे हमारा देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है वो क्या होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, What postulate of Dalton's atomic theory is the result of the law of conservation of mass। ठीक है, आपसे कह रहा है कि डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पॉस्टुलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताता है, यानी उसके फॉलो होने के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, बेसिक देखिए एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है हमारे सामने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अच्छा हमसे क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमसे कहता है कि मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हमें ये बताना है कि क्या ऐसा ही कोई बात या ऐसी कोई थ्योरी क्या डाल्टन ने भी अपनी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में दी थी। तो आप जब गौर करेंगे तो बिल्कुल डाल्टन ने भी ऐसी एक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने अपनी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ये कहा था कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब एटम्स को हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, मतलब ऐसा भी नहीं हम कर सकते कि एक एटम है तो उससे बदल के 2 एटम्स बना लें, और हम ये भी नहीं कर सकते कि 2 एटम्स है तो इन दोनों को कंबाइन करके हम कोई एक एटम बना लें। ठीक है, ऐसे काम हम नहीं कर सकते, ऐसा किसने कहा, डाल्टन ने। ठीक, तो ये जो उनका पॉस्टुलेट था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये जो है आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पॉस्टुलेट को ही फॉलो करता है। इसी के अकॉर्डिंग आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बनाया गया है। तो ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा तो आप अपना आंसर ये लिखेंगे कि Dalton's atomic theory's point that atoms can neither be created nor be destroyed states the law of conservation of mass। समझ में आ गई बात। जैसे इसका सॉल्यूशन भी अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो इसका सॉल्यूशन है, एक सेकेंड जस्ट, जैसे देखिए ये सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। थ्योरी क्या लिखे सॉल्यूशन में, द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इस तरह से आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। आपसे कहा है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पॉस्टुलेट है जो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन को फॉलो करने के बारे में हमें बताता है। ठीक है, लॉ ऑफ, ये भी क्वेश्चन देखिए आपका बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है आपके। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शंस देखिए आपसे क्या कहता था, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन हमसे ये कहता था कि अगर कोई कंपाउंड मैंने ले रखा है तो चाहे मैं उसे किसी नेचुरल सोर्स से ले आया हूँ, मतलब नेचर से, चाहे वो कंपाउंड मुझे लैब में मिला है, मतलब मैंने उसे लैब में आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया है, दोनों के अंदर हमेशा जो उनके कंपोनेंट्स हैं, मतलब जिनसे मिलकर वो बने हैं, उनका जो रेशियो होता है वो हमेशा कैसा होता है, सेम होता है। बिल्कुल समझ में, मतलब वाटर चाहे आप टैप का ले लें, चाहे आपके पास टैप वाटर हो, चाहे आपके पास में रिवर वाटर हो, टैप वाटर और रिवर वाटर दोनों का ही फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, H2O ही होगा।
फॉर्मूले में उनके कोई चेंज आने वाला नहीं है, मतलब उनका कंपोजिशन जो है वो हमेशा कैसा होगा, सेम होगा, कंपोजिशन में कभी भी कोई चेंज आने वाला नहीं है, सोर्स के ऊपर कंपोजिशन डिपेंड नहीं करता। ये है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्या डाल्टन ने भी ऐसी कोई बात कही थी? तो देखिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने भी एक ऐसी ही बात कही थी कि उन्होंने बोला था कि सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, मतलब अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करें तो किसी एक ही एलिमेंट के जो एटम होते हैं, जैसे कोई एलिमेंट एक्स है अगर, तो इसके जो सारे एटम्स होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। जैसे अगर इस एक्स के दो एटम्स हैं, एक का एटॉमिक मास ए है, एटॉमिक नंबर जेड है, तो दूसरे का भी एटॉमिक मास ए होगा और उसका भी एटॉमिक नंबर जेड होगा, मतलब इन दोनों एटम्स में कोई चेंज नहीं आएगा, हमेशा ये दोनों कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ये पोस्टुलेट कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर ऑलवेज सेम इन एटॉमिक मासेस, ये आपके लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस को फॉलो करता है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के बारे में हमें बताता है। ठीक है, जैसे अगर इस क्वेश्चन का अगर हम देखिए आंसर लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी that can explain the law of definite proportion is relative number and kinds of atom are equal in given compounds। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको बताया कि atoms of same elements are always same in atomic masses, ये भी आप लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर्स आपके ऑलवेज करेक्ट होंगे। समझ में आ गई बात? चलिए ये एक और हमने अच्छा सा क्वेश्चन देख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे हमसे कह रहे हैं डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एक एएमयू को हमें डिफाइन करना है कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। याद करिए जब मैं आपको लेक्चर्स पढ़ा रहा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के, तो इन लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि साइंटिस्ट के सामने ये प्रॉब्लम थी कि किस तरह से एटॉमिक मास वगैरह को जो है एक्सप्रेस किया जाए। उन्होंने शुरुआत में ऑक्सीजन का रेफरेंस मान के एटॉमिक मास वगैरह को कैलकुलेट करना चाहा, लेकिन ये तरीका उन्हें बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं लग रहा था। तो जाके साइंटिस्ट ने एक आइडिया निकाला कि हम मोल के टर्म्स में कैलकुलेशन कर लेते हैं एटॉमिक मास की। ठीक है, लेकिन मोल के टर्म्स में भी उन्हें एक स्टैंडर्ड चाहिए था जिसको आइडियल मान के वो आगे कैलकुलेशंस कर सके, और वो स्टैंडर्ड उन्होंने किससे बनाया, कार्बन 12 एटम को। ये जो 6C12 का एटम होता है ना, इसके एक एटम को देखिए साइंटिस्ट ने क्या किया, 12 पार्ट्स में ब्रेक किया। इसके एक एटम को उन्होंने 12 पार्ट्स में ब्रेक किया। ठीक है, और इसके 12 पार्ट्स में से जो एक पार्ट था यानी 1/12 पार्ट, कार्बन 12 एटम का 12 हिस्सा किया साइंटिस्ट ने, 12 पार्ट्स कर दिए, और उनके 12 पार्ट्स में से एक हिस्से को उन्होंने उठा लिया। एक हिस्से का मतलब 1/12 पार्ट को। ये जो 1/12 पार्ट होता है आपका ना, यही 1 AMU के बराबर होता है। यानी कार्बन 12 एटम का 1/12 पार्ट जो होता है आपका, यही किसके बराबर होता है, 1 AMU के बराबर होता है। समझ में आ गई बात आपको? तो ये आपका डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट आपसे जब भी कहेगा तो इसको आप देखिए बड़े आराम से डिफाइन कर सकते हैं आगे। जैसे इसका आंसर अगर हम देखना चाहें तो क्या है कि एन एटॉमिक मास यूनिट इज़ अ यूनिट ऑफ मास एक्सप्रेस to weight of atoms and molecules where one atomic mass is equals to 1/12 the mass of one carbon 12 एटम। ये वही बात है जो मैंने अभी अभी आपको पीछे बताई। इतना लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स इसके लिए अलॉट किए जाएंगे। समझ में आ गई बात? चलिए ये एक और बढ़िया हमने क्वेश्चन देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं अगला, वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेक्ड आइज। ठीक है, हमसे कह रहा है कि क्यों हम किसी एटम को नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। ठीक है, मतलब अगर हम ऐसे ही किसी एटम को देखना चाहें अपनी नॉर्मल आई साइट से तो हम क्यों नहीं देख सकते हैं, बताइए। तो इसका रीज़न देखिए बहुत सिंपल सा है। अगर हम एटम्स वगैरह की देखिए बात करें ना, तो आपको मालूम है अगर ये कोई सब्सटेंस है जैसे, तो इसके अंदर मुझे एटम्स दिखाई तो पड़ते नहीं है, चाहे मैं कितना भी माइक्रोस्कोप से इसे देख लूँ जूम करते हुए। ठीक है, रीज़न क्या है कि एटम्स इसके अंदर जो है ना वो इतने छोटे छोटे हैं, इनका साइज़ जो है ना वो इतना छोटा है रिलेटिवली कि ये नैनोमीटर्स वगैरह के साइज़ में मेजर किए जाते हैं। मतलब एक एटम की रेडियस की देखिए अगर आप बात करें तो ये 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर तक की होती है। मतलब इनके जो साइज़ है वो बहुत ही छोटी यूनिट्स, एंगस्ट्रॉम हो गया, नैनोमीटर हो गया, इनमें मेजर किए जाते हैं। अब ये देखिए 10⁻10 का मीटर का मतलब आप समझिए, ये क्या लिखा है आपके सामने, 1/में 1 0 0 0 0 0
फिर 0 0 0 0 0। ये इतना बड़ा नंबर नीचे है, और जब इतने बड़े नंबर से आप 1 में डिवाइड करेंगे तो देखिए ये जो आपके सामने आंसर आने वाला है वो कैसे आएगा, 0, ये कुछ ऐसा आपके सामने 0.00000, फिर 0 0 0 1, ऐसे करके आपके सामने कोई आंसर आएगा 0 1। तो इतना छोटा सा मीटर। अब बताइए ये जो आपके सामने डिस्टेंस आई है, ये जो लेंथ आई है, बताइए ये क्या किसी काम के लायक है हमारे लिए? बिल्कुल नहीं है। ये तो लगभग हम कह सकते हैं कि लगभग ये 0 के ही बराबर है। सही बात है ना, इतनी छोटी सी डिस्टेंस तो लगभग नेग्लेजिबल है ना, लो लगभग 0 के बराबर है। तो एटम का जो साइज़ है ना वो इतना छोटा है कि नैनोमीटर वगैरह एंगस्ट्रॉम वगैरह में मेजर किया जाता है। इसी वजह से आप हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हम एटम को ऐसे ही नेक डाइस से देख सकें। समझ में आ रही बात? जैसे अगर हम यहाँ से देखें आगे इसका आंसर वगैरह, तो क्या है सॉल्यूशन इसका कि फर्स्टली एटम्स आर माइन्यूस्क्यूल इन नेचर। मिनिस्क्यूल मतलब बहुत ही छोटे होते हैं, मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। सेकेंडली एक्सपेक्ट फॉर एटम्स ऑफ नोबल गैसेज, दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, हैंस एन एटम कैन नॉट बी विजिबल टू द नेक्ड आइज। अब इस आंसर में एक रीज़न उन्होंने और दे दिया है कि एक तो छोटा होता है इस वजह से, दूसरा अगर आप देखिए तो किसी एटम की अगर हम बात करें तो इसका जो एग्जिस्टेंस होती है किसी पर्टिकुलर एटम की, वो ना फ्री नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि कुछ एटम्स तो आपके सामने होते हैं जो अकेले एग्जिस्ट कर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर एटम्स जो है वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स के साथ में जुड़ के। तो इस वजह से भी आप एटम्स को अकेले देख नहीं सकते हैं, एटम्स आपको दिखाई नहीं पड़ते। बात आई समझ में? क्योंकि एटम्स तो जब जुड़ गए तो ये मॉलिक्यूल्स बन गए, तो आपको मॉलिक्यूल दिखेगा, एटम के तो दिखने की बात ही नहीं हो रही है। तो इस वजह से ये सारे कारण है कि आप एटम्स को नेक डाइस से नहीं देख सकते। बात आ रही समझ में? ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमसे क्या कह रहा है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ, पहले सबसे किसका, सोडियम ऑक्साइड का। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर देखिए जब मैं आपको पढ़ा था तो मैंने आपको सिंपल कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखना सिखाए थे। ठीक है, कैसे हम लिखते थे फॉर्मूले? अगर देखिए मुझे लिखना है सबसे पहले किसका फॉर्मूला, सोडियम ऑक्साइड का, तो सबसे पहले मैं एलिमेंट्स डिफाइन कर लेता था। मुझे मालूम है सोडियम ऑक्साइड में सोडियम होगा एक एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट कौन होगा, ऑक्सीजन। समझ में आ गई बात आपको? अब देखिए यहाँ से एक एलिमेंट जो आपका है सोडियम ऑक्साइड, वैलेंसी हम दोनों की लिखते थे, तो सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2। वैलेंसी लिख लेते थे एलिमेंट डिफाइन करने के बाद। अब फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस चेंज करते थे, मतलब इसकी वैलेंसी इसको दे देते थे और इस वाले की वैलेंसी इसको। तो यहाँ से देखिए सोडियम के पास कितना गया 2 और ऑक्सीजन के पास कितना गया 1। तो ये जो यहाँ से आपके सामने बन के आया है Na2O, ये हो जाएगा क्या हमारे लिए, सोडियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला। समझ में आ गई बात? यही तरीका था ना जिससे हम फॉर्मूले वगैरह लिखते थे। तो Na2O किसका फॉर्मूला हो गया, सोडियम ऑक्साइड का। चलिए एक अगर मैं आपको और लिख के दिखाऊं यहाँ से, अगला अगर हम एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना चाहें, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड का देखिए कैसे लिखेंगे, ये हमने लिख दिया, इसका अब हम लिखने जा रहे हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एलिमेंट्स लिख लेंगे। एलिमेंट्स कौन कौन है मेरे लिए, एल्यूमिनियम और क्लोरीन। ठीक है, वैलेंसी डिफाइन करते हैं। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है मेरे लिए कितनी, 3, और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। दोनों की वैलेंसी इंटरचेंज करते हैं, मतलब इस क्लोरीन की इसको दे देते हैं और एल्यूमिनियम की क्लोरीन को। तो एल्यूमिनियम पे कितना आया 1 और क्लोरीन पे कितना मिला 3। तो ये जो आपके सामने यहाँ से बन के आया AlCl3, बिकॉज 1 को तो हम लिख कर दिखाते नहीं है, AlCl3 आपके लिए किसका फॉर्मूला हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड का। तो इस तरह से हम केमिकल फॉर्मूले अब आगे के भी 2 बचे, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, इनके लिए भी लिख सकते हैं। समझ में आई बात? तो ये दोनों जो केमिकल फॉर्मूले हैं इनको देखिए आप लोग को मैं एज अ होमवर्क प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप इसको मुझे लिखकर नीचे कमेंट करके बताएंगे वीडियो की कि इसका आंसर क्या होगा, और सब लोग करेंगे कमेंट, कोई भी एकदम इसमें जो है अपनी तरफ से लापरवाही नहीं बरतेगा कि हम ना लिख के दिखाएं ऐसा कुछ। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा। समझ में आ गई बात? तब तक के लिए देखिए बस आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दिए हैं उन सबको आप अच्छे से एक बार फिर से अगेन रिवाइज़ कर लीजिएगा। किसी भी प्रॉब्लम में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
और तब तक के लिए अपने कोर्स को अच्छे से चालू रखें, पढ़ते रहें एकदम अच्छे से, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।